नमस्कार साथियों। आज फिर से मैं एक बार जीडी आपके सामने एक सॉल्यूशन पार्ट 2 की क्लास लेके आया हूं। और आज इस क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत ही क्लास शानदार होने वाली है आज की। क्योंकि मैं आपके साथ सामने लेके आया हूं सॉल्यूशन पार्ट 2। इसमें अपन पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और डॉल्टन्स लॉ क्या होता है। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन। तो मैं आप सभी का अपने इस सुदर्शन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों चलो आज क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। अपन देखो सॉल्यूशन पार्ट 2 पहला अपना एक पार्ट पढ़ लिया था। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मोलरिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन टर्म सारे पढ़ लिए थे ना। सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इस सॉल्यूशन पार्ट 2 में सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, विलेयता। सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते हैं, विलेयता। आज अपन विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब मैं किसी एक में बीकर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, बीकर ले रहा हूं और इसमें मैं क्या ले रहा हूं, कुछ लिक्विड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं इसमें, लिक्विड। यानी कि मैं सॉल्वेंट ले सकता हूं या फिर कोई सॉल्यूशन ले सकता हूं। इसमें फिर मैं क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बेटा, सॉल्यूट, विले, विले डाल रहा हूं। और विले इसके अंदर डिजोल्व होता है, घुलता है। जैसे मैं पानी में क्या डालता हूं, चीनी। तो चीनी अंदर पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा को घुलनशीलता कहते हैं। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अभी नेक्स्ट ही स्लाइड में अपन वो समझेंगे। पहले इसकी सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि सॉल्यूशन इन लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल परसेंट है, उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। आगे देखो, अब आपके सामने आया होगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। संतृप्त विलयन में विलयन की दर क्रिस्टलीकरण दर के बराबर हो जाता है। अब देखो क्या होता है, जब मैं किसी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, किसी सॉल्यूशन में क्या डाल रहा हूं, या आपके लिक्विड अंदर है, लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या बेटा, ये लिक्विड है अंदर, और इसके अंदर में क्या डाल रहा हूं, सॉलिड। क्या डाल रहा हूं, सॉलिड सॉल्यूट डाल रहा हूं, यानी कि ठोस विले डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, ठोस विले। तो क्या होता है, कुछ समय बाद जितनी मात्रा डिजोल्व होनी है सॉल्यूट की वो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वापस सॉल्यूट के पार्टिकल्स वापस क्या बनने लग जाते हैं, क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, क्रिस्टल। क्योंकि मैक्सिमम कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्या होता है, उसकी वो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो फिक्स होती है, लिमिट होती है सॉल्युबिलिटी की। अपने मान लो कि इसमें मैंने 1 kg मान लो चीनी डाल दी, या 1 kg चीनी डाल दी के अंदर, तो वो 1 kg डिजोल्व हो जाएगी। उसकी लिमिट यानी 1 kg है, तो उसके बाद अपन और चीनी डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी। वो क्या होगी, डिजोल्व नहीं होगी। वो वापस किस में, क्रिस्टल में चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वापस क्रिस्टल में चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड प्लस लिक्विड डिजोल्यूशन यानी घुलना। और जब अपन और ज्यादा मात्रा में सॉलिड डालने लग जाते हैं तो वापस कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का। वापस कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टलीकरण का। समझ में आया, नहीं आया। आगे देखो, आगे देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, सच ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें समान ताप और दाब पर कोई और विलयन नहीं घुल सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता। देखो देखो मैंने इसमें क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। क्या लिया बेटा, सॉल्यूशन। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट। और टेम्परेचर और प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया। जो सॉल्यूट डिजोल्व हो गया, मान लो सॉल्यूट अंदर 10 मोल डिजोल्व हो गए। कितने हो गए, 10 मोल। अब 10 मोल के बाद ज्यादा सॉल्यूट डिसोल्व नहीं हो रहा है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे कि मैक्सिमम सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो डिसोल्व हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूट अंदर डिसोल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर और ज्यादा सॉल्यूट अंदर डिजोल्व हो जाए, क्या हो जाए, सॉल्यूट डिजोल्व हो जाए और ज्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे अपन, सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। समझ में आया? देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सच ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर, ऐसा विलयन जिसमें समान ताप पर अधिक विलय को घोला जा सके, तो ऐसे को क्या बोल देंगे अपन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। समझ में आया नहीं आया ये? यानी कि देखो, मैं आपको वापस थोड़ा समझा रहा हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मैं दो सॉल्यूशन लिए, क्या दो सॉल्यूशन लिए आपके सामने, कितने सॉल्यूशन लिए, दो, उसमें क्या कोई एक टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने दोनों क्या ले लिया, सेम ले लिया, क्या आपके सामने वापस देखो समझा रहा हूं, यहाँ देखो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, क्या लिया बेटा, दो सॉल्यूशन लिए। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है दोनों जगह, क्या है, सेम है दोनों जगह बेटा, क्या है, सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट, क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट, और इसमें भी सॉल्यूट डाल रहा हूं। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर यहां 10 मोल सॉल्यूट अंदर डिजोल्व हुआ, और यहां कितना हो गया, 15 मोल, यहां कितना होंगे, 15 मोल, तो 10 मोल से यहां ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहे, और यहां 10 से ज्यादा 15 मोल डिजोल्व हो गए, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ बेटा, सैचुरेटेड, ये कौन सा हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। तो ये कौन सा हुआ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्यों, कि इससे इससे ज्यादा मोल यहाँ क्या हो रहे बेटा, डिजोल्व हो रहे, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, सुपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ में आया नहीं? अब देखो आगे फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे। तो देखो पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला फैक्टर कौन सा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलय और विलायक का नेचर कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगी कौन, सॉल्युबिलिटी। तो आपने लाइन सुनी होगी, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, यानी समान समान को घोलता है, यानी कि समान समान को घोलता है, यानी कि मतलब पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिजोल्व होंगे, किसमें होंगे, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। यानी देखो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वेर पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल जाता है, और ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल जाता है। अब देखो नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, देखो ये HCl है, क्या ये HCl है, देखो H यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता क्लोरीन की, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस मॉलिक्यूल्स पर कैसा नेचर आ गया, पोलरिटी का, कैसा नेचर आ गया इस पर, पोलरिटी का, तो ये कैसा हो गया, पोलर। अब ये पोलर है तो ये मान लो ये सॉल्यूट है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। समझ में आया नहीं आया? देखो नॉन पोलर है, नॉन पोलर किसे बोलते हैं, जिसका म्यू होता है जीरो, क्या होता है, म्यू, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो, और पोलर में क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और यहाँ क्या होता है नॉन पोलर में, जीरो। देखो Cl है, यहाँ Cl है, ठीक, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और सॉल्यूट किस में डिजोल्व होता है, पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते बेटा, डिजोल्व हो जाते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्या है, टेम्परेचर, अगला क्या है, टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर कैसे अफेक्ट करती है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को, टेम्परेचर के द्वारा कैसे अफेक्ट होती है। देखो ये देखो आपके सामने कौन सा प्रोसेस, ये देखो यहां देखो, सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है, देखो बेटा इधर देखो, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह से, ये देखो यहां पर क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या बेटा, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, और अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट डाल रहा हूं, क्या, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट डाल रहा हूं अंदर, इसके अंदर डाल रहा हूं सॉलिड
सॉलिड, ठोस विलय, ठोस विलय। अब देखो जो ये प्रोसेस होता है ना सॉलिड को जब भी अपन लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ये टू टाइप्स का प्रोसेस होता है। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का प्रोसेस होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा क्षेपी। एक होता है उष्मा क्षेपी, एक होता है एंडोथर्मिक। एक क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी। अब क्या होता है जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? टेम्परेचर के। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है? प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर। व्युत्क्रमणानुपाती होती है जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, यानी कि जब मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालूं और एनर्जी रिलीज हो, उष्मा बाहर निकलो, तो यानी उष्मा जब बाहर निकलती तो अपन कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? जब एनर्जी की आवश्यकता हो। क्या हो? एनर्जी की आवश्यकता हो। जब एनर्जी की आवश्यकता होगी तब क्या होगी? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर क्या होती? प्रोपोर्शनल। और यहां क्या होगी? जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आया नहीं आया? तो ये होती है सॉल्युबिलिटी। जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो टेम्परेचर से ये दो प्रकार से क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रभावित होगी, दो प्रकार से। जब प्रोसेस कैसा हो? एक्सोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्रोसेस कैसा हो? एंडोथर्मिक होता हो तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? समानुपाती होती है टेम्परेचर के। ये कौन बताता? ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चाटेलियर प्रिंसिपल। ला चाटेलियर के नियम में यह समझाया जाता है कि उष्माक्षेपी प्रोसेस होता है ना, जब प्रोसेस कैसा हो जाता है? वापस बैकवर्ड साइड में चला जाता है। और जब उष्माशोषी प्रक्रम होता है तो प्रोसेस कैसा होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहां पर अपन डायरेक्शन की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी से रिलेट करते हैं, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? अब देखो गैस प्लस लिक्विड। अब क्या होता है? गैस, लिक्विड है अंदर, क्या है बेटा? यहां लिक्विड है, ये लिक्विड अंदर लिक्विड सॉल्वेंट है और मैं क्या डाल रहा हूं इसमें? गैस डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? गैस। सॉल्यूट के रूप में कौन है यहां पर? गैस है, यानी कि कोई गैस विलय है। क्या है? गैस विलय। अब देखो ये प्रोसेस क्या था? जब भी आप लिक्विड को गैस में डालोगे तो ये प्रोसेस कैसा होता है बेटा? हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है बेटा? हमेशा एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी होता है। तो ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यानी कि ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये कैसा? हमेशा होता है, ऑलवेज। जब सॉलिड सॉल्यूट को अपन लिक्विड में डालते तो वो टू टाइप्स का प्रोसेस होता था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब गैस को अपन किसी लिक्विड में डालेंगे तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ गया होगा? आगे देखो, अब देखो प्रेशर। अब प्रेशर की बात करते हैं। अब अगला फैक्टर कौन सा आ गया? देखो दो फैक्टर पढ़ लिए अपने, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगला फैक्टर कौन सा था? टेम्परेचर पढ़ लिया। अब अगला फैक्टर है प्रेशर, यानी कि प्रेशर विलेयता को कैसे प्रभावित करता है, दाब विलेयता को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो घुलनशीलता, द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब से प्रभावित नहीं होती है। क्या होती है? नहीं। जब प्रेशर है ना, जब ठोस सॉल्यूट को अपन लिक्विड में डालेंगे, किसमें? लिक्विड में। लिक्विड के अंदर अपन किसको डालेंगे? ये ठोस सॉलिड सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा? देखो प्रेशर की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? हार्ड होते, पास में होते हैं। तो वो अपना आप ऐसे क्या हो जाएंगे? ऐसे नीचे चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे चले जाएंगे और या बॉटम में आ जाएंगे और यहाँ अंदर क्या हो जाएंगे? डिसोल्व हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालो तो प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो प्रेशर से प्रभावित नहीं होता है। आगे देखो, solubility of gas in liquid affected by pressure because this process is always exothermic। मैंने क्या बोला था? solubility of gas in liquid is affected by pressure
बिकॉज दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब से प्रभावित होती है क्योंकि वह प्रक्रिया सदैव कैसे होती है, उष्माक्षेपी होती है। कैसे होती है, उष्माक्षेपी। अब देखो क्या होता है, जब मैं लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स को अंदर डालूंगा, यानी कोई गैसियस सॉल्यूट है मेरे पास, गैसियस सॉल्यूट है, मैं उसको लिक्विड के अंदर डालूंगा, तो गैस के पार्टिकल्स आपको पता ही होंगे हल्के होते हैं और दूर दूर फैले होते हैं, तो ये नीचे जाएंगे ही नहीं, या ऊपर जो इस लिक्विड के सरफेस पर ही रह जाएंगे। तो अब मैं उनको डिजोल्व कैसे करूंगा, तो मैं इस डिजोल्व करूंगा, ऊपर प्रेशर लगाऊंगा। ऊपर क्या लगूंगा, प्रेशर। तो जो सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ नीचे बॉटम में आ जाएंगे और अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, डिजोल्व हो जाएंगे। अंदर क्या हो जाएंगे, डिजोल्व। तो इसलिए, और इस प्रोसेस को कौन समझाता है, इस प्रोसेस को कौन समझाता है कि गैस की जो द्रव्य में विलयता होती है, जो प्रेशर वाला फैक्टर है, इस फैक्टर को कौन समझाता है, इस फैक्टर को समझाता है हेनरी। कौन समझाता है बेटा, हेनरी। आगे आओ देखो, हेनरीज लॉ हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ बताता है कि प्रेशर किस काम से काम करता है, किस प्रकार प्रेशर अफेक्ट करता है किसको, गैस की सॉल्युबिलिटी को इन लिक्विड में। तो देखो, लो स्टेट्स दैट की पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी कि ये नियम ये बताता है कि स्थिर तापमान पर विलयन पर गैस का आंशिक दाब, विलयन पर जो ऊपर से लगने वाला गैस का आंशिक दाब द्रव विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है, ये भी कर लिया मैंने, हेनरी बोल रहा है, हेनरी भाई साहब बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, गैस है, अंदर क्या है, गैस है। अब इस गैस के ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगता है ना, वो किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल, गैस के इसके अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है, इस लिक्विड के अंदर गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है, उसके समानुपाती हो जाता है। यानी कि P प्रोपोर्शनल X, X यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन, P प्रोपोर्शनल X, P समानुपाती X, और ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, KHX। क्या आ जाएगा, KHX। ये KH क्या होता है, ये होता है हेनरी कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, हेनरी कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट की बात करें तो KH की यूनिट कैसे निकालेंगे, KH इक्वल टू क्या हो जाता है, P अपॉन X। और X की कोई मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो P की क्या यूनिट हो सकती है, P की हो सकती है ATM हो सकती है, बार हो सकती है, और mm ऑफ Hg हो सकती है। ये 3 यूनिट हो सकती है किसकी, KH की। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो देखो बेटा, हेनरी का लॉ क्या है, P इक्वल टू KHX। ये हेनरी का ये क्या है, रिजल्ट है इस लॉ का। समझ में आया नहीं? तो हेनरी बताता है कि प्रेशर होता है ना, जो गैस के बीकर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, ये जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस अंदर ही क्या होगी, उतनी डिजोल्व हो जाएगी। तो पता कैसे लगेंगे सर कितना प्रेशर लगा और कितनी सॉल्युबिलिटी, वो किसके, जो प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो अंदर क्या हो जाएंगे, गैस के मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी तो प्रेशर समानुपाती किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। समझ में आया नहीं आया? आगे देखो, आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी कि ठंडे पेय या सोडा पानी O2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब में सील कर दिया जाता है। आपको पता भी होगा, जो सोडा वाटर की जो बोटल्स आते हैं या आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसको हाई प्रेशर से बोतल को क्यों पैक करते हैं, क्यों सील करते हैं, क्योंकि अब देखो बेटा क्या होता है, सोडा वाटर ले रहा है अपन, क्या ले रहा है, सोडा वाटर। अब अपन सोडा वाटर का ये कोई कंटेनर, बड़ा कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, सोडा वाटर ले लिया। अब इसके अंदर, सोडा वाटर के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2। कौन सी गैस होती है, CO2। अब ये CO2 गैस हल्की होती है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होता है, तो ये अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। तो डिजोल्व करने के लिए हेनरी क्या बोलता है कि इसके ऊपर प्रेशर लगा दो। क्या लगाओ, कि इस जो सॉल्यूशन के सरफेस पर आप प्रेशर लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, प्रेशर लगाओगे, तो ये गैस क्या नीचे चली जाएगी और इसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्युबल। इसलिए जो गैस की बोतल है, जो सोडा वाटर की जो बोतलें होते हैं, उनको ज्यादा प्रेशर के साथ क्या करते हैं, सील करते हैं, ताकि गैस अंदर डिजोल्व हो जाए। समझ में आया नहीं है? तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। अगली देखो, टू मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट स्क्यूबा डाइवर्स ड्यूरिंग द decompression ऑक्सीजन गैस डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस इन यूज टू ब्रीथिंग गैस।
विसंपीड़न के दौरान स्कूबा गोताखोर दर्दनाक प्रभाव को कम करने के लिए ऑक्सीजन गैस को हीलियम गैस के साथ तनु करके क्षार के रूप में तनु करके श्वास गैस के रूप में प्रयोग किया जाता। अब देखो होता क्या बेटा, जब गोताखोर होते हैं ना, जो पानी के अंदर स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, तो वहां क्या होता है बेटा, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो O2 गैस N2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है ब्लड के अंदर, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। वो अंदर रहते तब तक तो अपन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब अपन वापस नीचे से पानी के जो तल में से वापस ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वापस गैस क्रिस्टलाइजेशन में, तो वहां गैस के अंदर क्या हो जाएंगे, बुलबुले, जो ऑक्सीजन गैस के क्या हो जाएंगे, बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, दर्दनाक एक बीमारी हो सकती है। और इसको कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो उस गैस के जो अपन साथ में सिलेंडर लेके जाता है उसमें अपन को क्या मिला देंगे, उसमें गैस के अंदर हीलियम मिला देंगे। उसके अंदर क्या मिला देंगे, हीलियम, ताकि उस को अपन डाइल्यूट कर सके और वो ज्यादा अंदर डिजोल्व, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ज्यादा डिजोल्व नहीं हो। तो वो जो कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूटेड एयर का क्या होता है, इसमें 11.7% तो क्या होती है हीलियम, 32% क्या होती है बेटा O2, 56.2 56.2% क्या होती है उसके अंदर N2 होती है। तो ये आप ध्यान रखना, कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूटेड एयर का ये कंपोजिशन आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में इसको पूछते हैं। अगला देखो, पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड सफरिंग फ्रॉम एन एनोक्सिया, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग एनोक्सिया से पीड़ित हो जाते हैं। क्या होता है, देखो जब भी आप पहाड़ों पर जाएंगे क्या होगा, जब भी जब माउंटेन एरिया पर यहाँ जाओगे, आप नीचे से यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्रेशर क्या होता है बेटा, कम होता है। यहाँ क्या होता है, प्रेशर कम होता है। और यहाँ क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर जब कम होगा तो गैस, जो O2 गैस की जो ब्लड में होगी, वो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ O2 गैस का जो ब्लड के अंदर O2 गैस का जो लेवल है, जो क्या है लेवल, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O2 गैस का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो आपको बीमारी हो जाएगी, कौन सी, एनोक्सिया बीमारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, एनोक्सिया। ये एनोक्सिया बीमारी में क्या होता है, आपको अनेबल ऑफ थिंकिंग क्लियरली, आप एक अनेबल हो जाएगी, सोचने की क्षमता आप में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो प्रेशर कितना आवश्यक है, नीचे जाओ तो आपको प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो O2 गैस, देखो प्रेशर से नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। आप जब नीचे जाओगे तो भी बीमारी हो रही है, और ऊपर जाओ जहां प्रेशर कम है वहां भी बीमारी हो रही है। देखो एनोक्सिया हो जाती है जब अपन माउंटेन एरिया पर जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है तो O2 गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, हो जाती है ना, वो कम हो जाती है। समझ में आया ना। आगे देखो, आगे अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, 2 वाष्पशील द्रव का विलयन पढ़ेंगे। अब आगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड क्या बोलते हैं, वोलेटाइल उसे बोलते हैं जिनका वाष्प बनता है। क्या बनता है, वाष्प बनता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। अब मैं आपके पास में 2 लिक्विड ले रहा हूं, देखो ये लिक्विड ए है, ये क्या है बेटा, लिक्विड ए है, ये है लिक्विड ए, ये द्रव ए है, द्रव ए है। और हमेशा वेपर प्रेशर को आप किस में देखते हैं, क्लोज कंटेनर में। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, जब जो गैस का वेपर बनकर जो गैस ऊपर आती है, जब जो सरफेस पर यहाँ प्रेशर लगाती है उन्हें तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब ऊपर ये सरफेस ही नहीं होगी तो गैस तो बाहर चली जाएगी, तो प्रेशर क्या कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लेना होगा, आपको क्लोज कंटेनर लेना होगा, बंद पात्र लेना होगा। अब देखो इसका लिक्विड है, अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XA, भाई लिक्विड है तो इसके अंदर गैस होगी, उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, XA। क्यों, लिक्विड है और अंदर भी लिक्विड है तो इसका मोल फ्रैक्शन XA। और अब देखो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नोड A। क्या हो जाएगा, P नोड A। अब मैं प्लस में एक दूसरा और लिक्विड ले रहा हूं, लिक्विड B ले रहा हूं मैं, अंदर क्या ले रहा हूं, ये क्या ले रहा हूं, लिक्विड B, ये लिक्विड B ले रहा हूं मैं। देखो ये लिक्विड बी ले लिया। अब लिक्विड बी के अंदर इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, XB। कंटेनर कैसा लेना है, क्लोज। अब इसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा P नोड B हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, P नोड B। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर P नोड है और इसका मोल फ्रैक्शन क्या X है। लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
एक्स बी, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगा। अब आपस में इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं मिक्स कर रहा हूं। अब देखो मैं इसका दोनों को आपस में मिक्स कर देता हूं। मैं लिक्विड ए और लिक्विड बी को मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। लिक्विड ए और लिक्विड बी को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसके अंदर मिक्स कर रहा हूं, दोनों को आपस में मिक्स कर रहा हूं। अब देखो मैंने, अब इसके अंदर क्या आ गया, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, द्रव ए और द्रव बी। अब देखो अब इनके अंदर मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड ए के क्या हो जाएंगे, एक्स ए हो जाएंगे, और इसके मोल फ्रैक्शन किसके, लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी हो जाएंगे, यानी कि दोनों के मिक्स हो गए। अब तो अब इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, अब इनका जो लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या होगा। आप देखो लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लिक्विड ए का तो हो जाएगा पी ए, और यहां क्या हो जाएगा, पी बी। जब अपन प्योर स्टेट की बात करें, यहाँ की प्योर है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा मिक्स नहीं, जब प्योर लिक्विड हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोड ए और पी नोड बी, दोनों का अलग अलग लिक्विड है। और जब इन दोनों लिक्विड को अपन मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लिक्विड ए का तो हो जाएगा पी ए और लिक्विड बी का क्या हो जाएगा, पी बी। जब ये ऊपर वेपर बन के आएगी, अब यहाँ क्या आ गई, वेपर बन गई। अब इस वेपर का मोल फ्रैक्शन को अपन किस में देखेंगे, वाई ए एंड वाई बी। देखो ये मोल फ्रैक्शन किसके है, लिक्विड और लिक्विड बी के इन लिक्विड स्टेट में, और ये मोल फ्रैक्शन किसके है, लिक्विड ए और लिक्विड बी के इन गैसियस मिक्सचर में। ये देखो जब वेपर बनेंगे तो ऊपर ये वेपर आ जाएंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी के यहाँ पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो इनके मोल फ्रैक्शन किस में कैसे शो करेंगे अपन, वाई ए एंड वाई बी में। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। तो मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं, एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन लिक्विड स्टेट, और वाई ए एंड वाई बी ये क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मिक्सचर ए एंड बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन गैसियस मिक्सचर, समझ में आया नहीं आया। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, और पी नॉट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। समझ में आया नहीं आया। और पी बी क्या हो जाएगा, लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन मिक्सचर का। अब देखो आगे देखो, अब देखो राउल्स लॉ, ये दो जो अपन वोलेटाइल लिक्विड्स को अपन डिस्कस करेंगे, इसको कौन समझाता, कौन एक्सप्लेन करता है, राउल्स लॉ। तो अब देखो राउल्स लॉ क्या बोलता है, लो स्टेट्स दैट की फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, कितने, टू वोलेटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन है, टू वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये नियम बताता है कि दो वाष्पशील द्रव के लिए किसी भी विलयन के किसी भी घटक का जो आंशिक दाब होगा विलयन में, उस घटक के मोल अंश के क्या हो जाएगा बेटा, समानुपाती हो जाएगा, मोल अंश के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो पी ए होगा ना वो किसके समानुपाती हो जाएगा, एक्स ए, और पी बी समानुपाती किसके हो जाएगा, एक्स बी। तो अब ये समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए।
यहां क्या जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, ये लिक्विड बी का वेपर प्रेशर, किन में, मिक्सचर में। अब टोटल पी टी कितना हो जाएगा बेटा, देखो पी टी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी टी इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। ये राउल्स लॉ का इक्वेशन है दी, राउल्स लॉ ने ये इक्वेशन दी कि पी टोटल होगा ना, जो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। समझ में आया नहीं? अब देखो आगे देखो, अब है डॉल्टन्स लॉ। आगे क्या है, डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डॉल्टन्स लॉ बोलता है लॉ स्टेट्स दैट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर, किसकी बात हो रही है, गैसियस मिक्सचर की, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। इस नियम के अनुसार गैसीय मिश्रण में गैस के आंशिक दाब गैस के मोल अंश तथा गैसीय मिश्रण के कुल दाब के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, ये यही तो बोल रहा है। डॉल्टन्स लॉ क्या बोल रहा है कि पी ए होगा ना, जो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ए इंटू पी टी। वाई ए क्या है, आपको क्या है, वाई ए क्या है, यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया था। देखो वाई ए क्या होता है, वाई ए की यानी जो गैस, जो ये वेपर है ना, वेपर में जो भी वेपर फेज में लिक्विड है और लिक्विड बी के क्या है, मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। समझ में आया नहीं? तो यदि आपके इसके मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं, यदि कि जो कितनी मतलब किस लिक्विड के कितने वेपर प्रेशर है यहाँ, तो उसके मोल फ्रैक्शन अपन कैसे निकालेंगे, वाई ए एंड वाई बी से। समझ में आ गया ना? तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पी ए वाई ए इंटू पी टी, और पी बी क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टी। अब आपको निकालना यहाँ पर वाई ए, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी टी। और आपको पता होगा पी ए इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन देखो पीछे पढ़ा था, पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नोड ए एक्स से, पी नोड ए एक्स ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी नोड ए एक्स ए अपॉन पी टी, ये हो गया फॉर्मूला इसका। और वाई बी का क्या फॉर्मूला आएगा, वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वाई बी इक्वल टू पी बी को कैसे लिख देंगे, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, ये हो गया फॉर्मूला इसका। यदि आपको लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है इन गैसियस मिक्सचर में, तो ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपको लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें, गैसियस मिक्सचर में, तो ये फॉर्मूला हो गया। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया ना भाई? आगे देखो, आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे भैया आदर्श और अनादर्श विलयन जो सॉल्यूशन है, इसको इसमें किसने डिवाइड किया, राउल्स ने। राउल्स लॉ के आधार पर सॉल्यूशन को किसमें डिवाइड किया, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच में फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशन, सारी कंडीशन पर सभी स्थितियों में सॉल्यूशन किसको फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को। अब देखो इस सभी स्थितियों में के नियम का पालन कर सकता है विलियन, जो सभी स्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है उन्हें अपन क्या बोल देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखो राउल्स लॉ क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी नोट एक्स है, पी टोटल क्या होता है, पी नोट ए एक्स है, पी नोट बी एक्स बी। अब देखो अब जब ये इक्वल होता है ना, ये सारे इक्वल होते हैं ना, तो जो इनके ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल। अब सर आप समझो ये ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन, अपन ने अभी जब दो वॉलेटाइल लिक्विड वाली मैंने स्लाइड ली तो उसमें आपके सामने ऐसे में बनाए होंगे, ये दो लिक्विड है और इनको मिक्स किया अपन ने, तो इसमें कौन सा लिक्विड ए के पार्टिकल्स थे, इसमें बी के पार्टिकल्स थे लिक्विड बी के, और इसमें जब मिक्स किया तो ए बी के पार्टिकल्स आ गए। अब देखो जब ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, और किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के। यानी कि इनमें जो एटम के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी वो क्या सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, तभी वो क्या होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ए इंट्रैक्शन इक्वल टू बी इंट्रैक्शन एंड ए बी इंट्रैक्शन तीनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे यहां और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या बेटा, नहीं चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा वी मिक्स नो चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में भी जब अपन इन दोनों को आपस में आप मिक्स करोगे या जब इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे या
जब भी आप दोनों को इसमें मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि मैंने यहाँ लिया था 20 ml, क्या लिया बेटा, और ये इसको लिया मैंने 30 ml। जब मैंने इनको मिक्स किया तो कितना आया, 15 ml आया। क्या, क्यों आया, क्योंकि इनमें जो ए बी बी और ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है बेटा, इक्वल है। समझ में आया नहीं आया, आगे देखो। डेल्टा एच एंथैल्पी में नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एंथैल्पी में भी क्या, जब दोनों लिक्विड को आप मिक्स करोगे तो एंथैल्पी में भी कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा एच भी क्या होता है बेटा, यहाँ जीरो। डेल्टा एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस। क्या होती है, डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी हमेशा कैसा भी लिक्विड हो जाए, कैसा भी आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनके जो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, ए भी इंटरेक्शन इक्वल होता है। और थर्ड पॉइंट कौन सा होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और एंथैल्पी, एंथैल्पी ऊर्जा में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एंट्रोपी हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। अब देखो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब देखो एंट्रोपी होती क्या है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब देखो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में होती है, डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है। एक देखो एक क्लास में क्या होता है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, कितने, 10 बच्चे, वो आगे की 2 लाइन में बैठे 5-5 करके, ठीक है। और एक क्लास में 10 बच्चे हैं, वो पहली लाइन में 2 बैठे, दूसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में ऐसे ऊट पटांग बैठे हैं अलग अलग जगहों पर। तो वो डिसऑर्डरनेस ज्यादा, यानी कि क्लास बी की एंट्रोपी ज्यादा है। इसी प्रकार देखो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्यों, सॉलिड में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स क्या होता है, पास पास में होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है, पास पास में। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होता है। गैस में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास में होता है। और लिक्विड में सॉलिड से थोड़े से ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर। तो यहाँ पार्टिकल्स जितने ज्यादा दूर दूर होंगे तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हमेशा एंट्रोपी गैस की ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको हमेशा एग्जाम में यदि क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन 100% ये पूछेगा कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन से है। ये हमेशा पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जांपल याद करना है, ये बहुत ही जरूरी है याद करना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन और C2H5Cl, C2H5Br। ये तीनों किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के। ये तीनों किसके एग्जांपल है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के। अब इसकी ग्राफ की बात करें अपन, आइडियल सॉल्यूशन की ग्राफ की बात करें, चलो तीनों ग्राफ को एक साथ ही समझेंगे अपन। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा धनात्मक विचलन, राउल्ट्स के लॉ से धनात्मक, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब धनात्मक विचलन। और दूसरा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन, यानी ऋणात्मक विचलन। किससे, राउल्ट के लॉ से। अब देखो पहले समझते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन को पहले समझते हैं। किसको, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है धनात्मक विचलन। अब देखो जब ए एंड बी भी इंटरेक्शन, ये क्या हो जाते हैं, ए बी इंटरेक्शन से क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ज्यादा हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मैं आपको देखो ये लिक्विड ए, ये लिक्विड बी, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं। अब देखो जो इनमें ए है, यहाँ क्या बेटा बी है, और यहाँ पर क्या ए बी। जब इन दोनों को जब मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा, जब ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। किन से, ए से और बी से। यानी कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, फास्ट फास्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, और एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। और एंट्रोपी तो हमेशा आपको पता ही है क्या होती है,
पॉजिटिव, और यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन से यहाँ प्रेशर क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो अपन यहाँ क्या, इसको क्या बोल देंगे, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, इसमें क्या होता है बेटा, अब देखो इसमें क्या होता है, जब मैं ये दो लिक्विड ले रहा हूं ए और बी, इनको आपस में क्या करूंगा, इसमें ए इंट्रैक्शन, इसमें क्या हो जाएंगे बी इंट्रैक्शन, और इसमें ए बी इंट्रैक्शन, इसमें क्या हो जाएगा ए बी इंट्रैक्शन। अब क्या होगा, जब इन दोनों को मैं अंदर मिक्स करूंगा तो जो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए और बी से क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। देखो इन दोनों अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स ए बी वाला क्या हो जाएगा, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा, पास पास में आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज किया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो कम में से आप ज्यादा को घटाओगे तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो वॉल्यूम बेटा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच तो आपको पता ही हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो मुश्किल से ऊपर जाएंगे, वेपर उनकी थोड़ी कम बनेगी, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आइडियल सॉल्यूशन से यहां वेपर प्रेशर क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उससे वेपर प्रेशर यहां क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। यहां क्या होता है बेटा, प्रेशर बढ़ जाता है। समझ में आया हो गया। अब इसके देखो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, एथेनॉल प्लस वाटर होता है, एक कौन सा होता है, एथेनॉल प्लस एसीटोन होता है, और एक क्या होता है बेटा, एसीटोन प्लस बेंजीन होता। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, HNO3 और वाटर, और HCl और वाटर, और एनिलीन प्लस फिनोल। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन के ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब ग्राफ की बारी आई। अब अपन क्या बोलेंगे, तीनों के ग्राफ बनेंगे। किन किन के, आइडियल सॉल्यूशन के और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कितने ग्राफ बन जाएंगे, दो, पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। तो पहले अपन बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। देखो ग्राफ को समझना, आइडियल सॉल्यूशन की बात। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब इधर मैंने क्या लिया था, वेपर प्रेशर, और इधर मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं। इधर क्या ले रहा हूं बेटा, मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूं। अब देखो, अब मैं एक बात आपको एज्यूम करना है कि जो एक्स ए होगा ना वो ज्यादा वोलेटाइल होगा किससे, एक्स बी से। क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील। क्या होगा, ज्यादा वाष्पशील होगा। कौन, एक्स ए। अब देखो यहां मैंने एक्स ए क्या लिया बेटा, यहां लिया मैंने 1, क्या लिया, नहीं यहां मैंने लिया एक्स ए लिया मैंने 0, यहां क्या ले लिया बेटा मैंने, एक्स ए लिया 0, और यहां 0 लिया तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या, मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां 0 हो जाएगा यहाँ। और यहां मैंने मोल फ्रैक्शन एक्स ए का कितना लिया, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन मैंने लिया 1, तो इसका 1 पर क्या वेपर प्रेशर होता है, पी नोड ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पी नोड ए। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आ गया, यहां से ऐसे। समझ में आया नहीं आया। अब देखो एक मिनट, इसका ग्राफ आ जाएगा इसका ग्राफ आ गया ये। अब देखो अब क्या करूंगा, यहां लूंगा मैं एक्स बी को, क्या लूंगा, एक्स ए 0 है तो एक्स बी तो 1 होगा, तो एक्स बी का क्या हो जाएगा यहाँ, पी नॉट बी। मैंने पहले भी बता दिया कि ये होना जो उसका थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा, उसकी वेपर ज्यादा बनती है तो उसका वेपर प्रेशर भी मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा रखा। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स ए 1 है तो एक्स बी तो आपको पता है 0। क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा कितना होता है, 1। एक्स ए 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बी 0, तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ क्या, ये हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा,
ये यहां आ गया, समझ में आया नहीं है? अब देखो ये ग्राफ किसका है, पी ए का, ये पी बी का वेपर प्रेशर। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, तो क्या आ गया बेटा, पी टी आ गया, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जब लिक्विड ए के वेपर प्रेशर को और प्लस लिक्विड बी के वेपर प्रेशर को अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर। अब अपन बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं। ये तो आइडियल सॉल्यूशन का था, अब बनाते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन का, धनात्मक विचलन का। अब देखो इसको बनाते हैं। अब देखो यहां क्या है, इधर वेपर प्रेशर लेंगे और इधर अपन बेटा क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। इधर क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन से वो पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, मतलब यहाँ पीटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे, टोटल प्रेशर से। तो देखो पहले मैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहा हूं। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पी नोड ए, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया, एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी मैंने यहाँ क्या लिया बेटा 0, और यहाँ मैंने क्या लिया, एक्स ए इक्वल टू यहाँ मैंने लिया 0 और यहाँ लिया मैंने 1, और यहाँ मैंने क्या लिया, एक्स ए इक्वल टू क्या लिया 1, यहाँ लिया मैंने एक्स ए इक्वल टू 1 और यहाँ लिया मैंने एक्स बी इक्वल टू क्या लिया बेटा 0, और ये मुझे मिला यहाँ पर क्या मिला, पी नॉट बी, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया। और टोटल प्रेशर क्या हो गया बेटा, ये हो गया यहाँ पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये किसका हो गया, पी ए का, और ये किसका हो गया, पी बी का। अब देखो, अब पॉजिटिव डेविएशन यानी कि पी टी ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता, पॉजिटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर होता है ना जो आइडियल सॉल्यूशन से, उससे क्या हो जाता, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर अब उसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो अब उसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो इधर, अब उसका ग्राफ ज्यादा हो जाएगा तो उसका ग्राफ आएगा ऐसे। पॉजिटिव डेविएशन है तो यहां पर ज्यादा आएगा ग्राफ। ये आ गया ग्राफ। ये ग्राफ किसका बना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन का। किसका बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन का। अब अपन अगला ग्राफ बना रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन का। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इधर अपन क्या ले रहे हो, वेपर प्रेशर, और इधर अपन क्या ले रहे हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहां मैंने क्या लिया था, एक्स ए इक्वल टू क्या लिया बेटा 0, तो यहां क्या आ गया, यहां मैंने क्या ले लिया, एक्स ए इक्वल टू 1, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आ गया, पी नॉट ए, तो इसका ग्राफ आ गया ये ऐसा। अब यहां क्या ले लिया मैंने, एक्स बी इक्वल टू क्या ले लिया 1, और यहां क्या ले लिया मैंने, एक्स बी इक्वल टू 0, तो यहां तो इसका वेपर प्रेशर 0 और यहां क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। इसको मैंने इससे मिला दिया, क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, एक्स बी के देखो यहाँ 0, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, जो जैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके समानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। अब देखो अब इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, इन दोनों के टोटल वेपर प्रेशर आ गए, पी टी इक्वल टू क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी। अब नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, जो आइडियल सॉल्यूशन के जो टोटल प्रेशर है उससे क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां कम हो जाएगा, तो देखो कम हो जाएगा तो वापस लिखता हूं मैं यहां पर, ये हो गया पी नॉट बी। अब यहां देखो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नीचे, और यहां पर भी कैसा आ जाएगा, नीचे। तो ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये तीनों ग्राफ आपको मेरे हिसाब से क्लियर होंगे अच्छे से, और एग्जाम में आपको ग्राफ दे दे और पूछ ले ये कौन सा किसका ग्राफ है, तो आपको ग्राफ से पहचानना चाहिए। ऐसा ग्राफ आए तो कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। जब टोटल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो रहा तो पॉजिटिव डेविएशन,
जब टोटल प्रेशर से कम आ रहा है प्रेशर, यहाँ नेगेटिव डेविएशन में बता रहा है प्रेशर कम हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, अच्छी तरीके से समझ आ गया ग्राफ। चलो अब इन टॉपिक के अपन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आगे अपन के। अब देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पहला क्वेश्चन किसका दे रखा है, हेनरी लॉ का। तो हेनरीज लॉ डिसोल्यूशन ऑफ CH4 इन बेंजीन एट 298 केल्विन पर कितना है, 2 × 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन के अंदर सॉल्युबिलिटी है CH4 की, वो कितनी है बेटा, 760 mm ऑफ Hg। अब आपको फाइंड आउट क्या करना, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आप किससे फाइंड आउट करेंगे, हेनरी लॉ के हिसाब से, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा तो सॉल्युबिलिटी में आ जाएगी। तो देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू KHX, ये क्या होता है, हेनरी लॉ होता है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P/KH हो जाएगा। अब आपको P कितना दे रखा है, यहां देखो P कितना दे रखा है, P आपको दे रखा है 760 mm ऑफ Hg दे रखा है, अपॉन KH कितना दे रखा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg। अब देखो अब इसके काटा पीटी करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, काटा पीटी, mm Hg से यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। अब इसको 2 से कट करो, कितने बार गए, 3 बार, फिर 8 बार, फिर 0 बार। तो यहां ऊपर कितना आ गए, 380। तो अब देखो आगे x इक्वल टू 380 इंटू, अब ये 10 की पावर 5 ऊपर चली गई तो नेगेटिव जाएगी, 10 की पावर -5। क्या आंसर अभी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ 3 पॉइंट, इतना तो अपन पहुंच गए, यहाँ 3.8 है, अपन के वहां 380 है अभी तक। तो अब इस पॉइंट में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट यहां से मैं पॉइंट यहां लगा रहा हूं, यानी कि यहाँ संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ, 380 थी उस समय को अब 3.80 में कम कर दिया, कितने डिजिट्स के बाद लगा के डेसिमल, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ 2 डिजिट से मैं इस वैल्यू को क्या कर दूंगा बेटा, बढ़ा दूंगा, यहाँ कम की तो यहाँ बढ़ा दूंगा। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3.80 इंटू 10 की पावर -3, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपन के, बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे ना समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के मिश्रण में विलयन के ऊपर ए वाष्प का मोल अंश XA आपको 0.4 होगा, और आपको P नोड है 100 mm ऑफ Hg, और P नोड भी आपको कितना दे रखा है, 200 mm ऑफ Hg। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, किसी को समझ में आया नहीं, देखो फाइंड आउट आपको करना है इसमें YA, क्या YA, जो मिश्रण में विलयन के ऊपर एक वाष्प के मोल अंश ज्ञात करने। मैंने बताया था ना, जब अपन टोटल जो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करने के बाद जो यहाँ वेपर की जो मोल फ्रैक्शन है ना, YXA के YA प्लस XB का क्या हो जाता, YB हो जाता। तो अपन को YA के मोल फ्रैक्शन यहाँ आपको क्या निकालने। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स बोलता है PA इक्वल टू YA इंटू PT। अब अपन को यहाँ निकालना क्या बेटा, YA निकालना, क्या निकालना, YA। तो क्या हो जाएगा, PA अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, PT हो जाएगा। और PA इक्वल टू क्या होता है, P नोड A XA अपॉन PT क्या हो जाएगा, P नोड A XA प्लस P नोट B XB। अब यहाँ वैल्यू पुट अप करो। अब क्या करनी है बेटा, वैल्यू पुट अप करनी। P नोट A आपको कितना दे रखा है, 100, कितना दे रखा है, 100, यहाँ मैंने लिख दिया 100 इंटू XA के मोल फ्रैक्शन कितने दे रखे, 0.4, कितने दे रखे हैं, 0.4 अपॉन P नोट XA कितना होगा बेटा, P नोट तो आपको दे रखा है कितना, 100 इंटू XA दे रखा 0.4 प्लस P नोट भी कितना दे रखा है आपको 200 इंटू एक्स बी नहीं दे रखा है। तो आपको मैंने आपने यदि सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, देखा है, तो उसमें XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और XAB निकालना तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। तो XB क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। तो पीछे क्या बच जाएगा, 0.6। XB कितना आ गया बेटा, 0.6 आ गया इससे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0.6। अब देखो ये पॉइंट हटा तो यहाँ नीचे कितना है, 10, इस 10 से ये, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये पॉइंट हटा, यहाँ कितना आया बेटा, 10, इससे ये कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटा तो यहाँ क्या बेटा आया, 10, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ऊपर कितने बचे,
अब देखो यहाँ आगे देखो y a इक्वल टू, ऊपर बचे 40, ऊपर कितने बचे 40। अब देखो यहाँ कितने बचे 4 इंटू 10 40, प्लस यहाँ कितने बचे 6 इंटू 20, यहाँ कितने हो गया 120। अब देखो कितने हो गए टोटल 440 अपॉन 40 प्लस 120 कितने हो गया 160। इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 4 से 16 कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25। तो आंसर क्या आ गया अपन के, ये 0.25 अपन का आंसर है। क्या ऑप्शन में है क्या ये आंसर है बेटा, कौन सा ऑप्शन सी राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटा राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। समझ में आएगा काफी अच्छे से ये क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या, कौन सी स्थिति आदर्श विलयन द्वारा संतुष्ट नहीं है, या विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि कौन सी कंडीशन ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करती है। देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, एक तो देखो 4 पॉइंट मैंने बताए थे। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या होता है, फॉलो द राउल्ट लॉ, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है वो कैसा होता है आइडियल सॉल्यूशन। एक पॉइंट मैंने बताया था उसमें जो वॉल्यूम का मिक्स होता है वो क्या होता है जीरो, वॉल्यूम में चेंज कितना आता है जीरो। एक पॉइंट मैंने क्या बताया डेल्टा एच इक्वल टू वो भी क्या होती है जीरो, और डेल्टा एस हमेशा क्या होती है इसमें पॉजिटिव होता है। अब देखो इसमें से क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आइडियल सॉल्यूशन में होता है बेटा, ये सही हो। डेल्टा वी मिक्स ये भी होता है, और डेल्टा एक्स मिक्स ये जीरो नहीं होता। डेल्टा एस हमेशा क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है, और फॉलो द राउल्ट्स लॉ ये भी सही बात है, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। मैंने क्या बोला एंट्रोपी हमेशा क्या होती है बढ़ती है, लेकिन यहाँ एंट्रोपी में चेंज कितना बता रहा है जीरो, तो ये ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया नहीं है, आगे देखो आगे है अमोंग द फॉलोइंग द फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलियन है, समाधान का मतलब आदर्श विलियन, या आदर्श विलियन होगा समाधान नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब देखो वाटर एंड मेथेनॉल ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नहीं हाँ ये किसका है बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन होता है बेटा बेंजीन और टोल्यूइन का। ये किसका होता है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये कैसा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा वो भी नेगेटिव डेविएशन वाला, कौन सा बेटा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा थर्ड आंसर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये एक आदर्श विलियन का क्या है बेटा एग्जांपल है। समझ में आ गया ना, आगे देखो। अब देखो ऑन मिक्सिंग 10 ml of acetone with 14 ml of chloroform the total volume of the solution। अब आपको बताना है कि 10 मिली एसीटोन को 40 मिली क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाने पर विलियन की कुल मात्रा क्या हो जाएगी। अब बेटा मुझे ये बताओ कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये कौन से सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। यदि आपको ये पता है कि ये कौन से सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है तो आप इसका आंसर बता दोगे। तो ये कौन से ऑप्शन का किसका सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन का, कौन सा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आप अभी बताता हूं आपको, पीछे देखो ये देखो ये रहा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये किसका एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो इसमें वॉल्यूम कैसी होती है, वॉल्यूम क्या आ जाती है बेटा नेगेटिव आ जाएगी, वॉल्यूम क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो वहां वॉल्यूम बढ़ेगी या कम हो जाएगी बेटा, वहां वॉल्यूम बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अब आपको देखो 50 है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी जब इसमें ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है ए बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है बेटा कम हो जाएगी, नेगेटिव आती है इसमें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो कैसा हो जाता है नेगेटिव आता है। तो इसमें देखो 50 ml से कम हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 50 ml से कम हो जाएगा। अब देखो आपको पता होगा ये किसका एग्जाम्पल है, तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया।
यदि आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जाम्पल किस सॉल्यूशन का है तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा। आपको पता चल गया कि भाई नॉन आइडियल के नेगेटिव का है, और नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा वी होती है वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाता है। तो देखो 50 ml से कम हो गया, होना कितना चाहिए था, यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो 50 हो जाता, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता, कम हो जाता। जब मिक्स करेंगे तो फिर उसका जो चेंज कैसा आ जाएगा, कम आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो 50 ml से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। आगे देखो बेटा, अब देखो 1 मोल हेप्टेन जिसका आपको वेपर प्रेशर दे रहा है 92 वाज मिक्स विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन के साथ। हेप्टेन को ऑक्टेन के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स कर रहे हैं। 31 mm ऑफ Ag, वेपर प्रेशर कितना है उसके 31, और उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं 4 है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना बेटा, वेपर प्रेशर निकालना, टोटल पीटी निकालना। आपको क्या निकालना बेटा, पीटी। पीटी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बस पी। अब इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। देखो पी नॉट ए तो अपन के पास कितना दे रखा है बेटा, 92, कितना दे रखा है बेटा, 92 इंटू एक्स ए कितना दे रखा, 1 मोल हेप्टेन। अब देखो बेटा यहाँ मोल दे रखा है, अपन को मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे। तो पहले मैं एक्स ए के मोल फ्रैक्शन यानी हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं। एक्स ए क्या, इसको हेप्टेन को मैंने यहाँ क्या मान लिया बेटा, एक्स ए मान लिया, और ऑक्टेन को क्या बोल दिया मैंने, एक्स बी। तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, एन ए अपॉन टोटल मोल, यानी एन ए प्लस एन बी। अब देखो एन ए कितना दे रखा है आपको, 1 मोल, कितना दे रखा है बेटा यहाँ 1 मोल। तो एक्स ए इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कितने हो गए, 4 + 1 5, कितना हो गया बेटा 0.2 मोल आ गए। एक्स ए के 0.2 आ गए, तो एक्स बी के भी मैं ऐसे निकालूंगा नहीं, अब एक्स ए प्लस एक्स बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ये वाला, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो बेटा एक्स बी का कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। मैंने तो आपको सोल्व करके बताया, लेकिन एग्जाम में सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। एक्स से 0.2 आ गए तो एक्स भी कितना आ जाएगा, 1 में से 0. को माइनस कर दो, 0.8 आ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ कितना x1 कितना आया, 0, एक्स ए आया 0.2 भाई ऐसा। चलो ये आगे आपके पी नोड ए कितना दे रखा है, वापस देखो 92 इंटू एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 0.2 प्लस पी नोड बी कितना दे रखा है आपको, देखो पी नोड बी 31 इंटू एक्स बी कितना दे रखा है 0.8। अब इसको कर दो सॉल्व, कैसे करेंगे देखो, पी टी इक्वल टू, ये पॉइंट हटा तो यहां कितना है बेटा 10, ये पॉइंट हटा यहां कितना है बेटा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इसको 2 4 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया करने हो गया बेटा 184 प्लस अपॉन क्या है बेटा 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो 8 से 3 24 अपॉन 10। तो पी टी इक्वल टू क्या आ गया, अपॉन में क्या जाएगा 10। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा बेटा 8 और 4 को ऐड किया बेटा कितना आया 12, और 8 और 4 12, और एक वो वाला 13, और 2 और 1 ये क्या जाएगा बेटा 4। अब नीचे 10 है तो यहां मैं क्या लगा दूं बेटा पॉइंट। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर यहां आ जाएगा 43.2 mm ऑफ एच जी में। तो ये आंसर आ जाएगा 43.2। क्या ऑप्शन में है, क्या ये रहा थर्ड ऑप्शन, क्या हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये है ऑप्शन, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बेटा, हेनरी लॉ से। किससे रिलेटेड, हेनरी लॉ से, कि जो एप्लीकेशन है ना उससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर बॉटल्स आर स्टोर्ड अंडर, किसके अंडर, अपन जो भी सोडा वाटर के वो बोतल्स को जो अंदर गैस को अपन किसके अंदर मतलब भरते हैं, किसके अंदर सील करते हैं। देखो लो प्रेशर एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर या फिर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब देखो गैस की सॉल्युबिलिटी, अब यहां किसकी बात हो रही है, गैस की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, जब गैस की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है बेटा,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कब बढ़ती है? जब P कैसा होना चाहिए? ज्यादा, और T कैसा होना चाहिए बेटा? कम। ये किसने बताया था? हेनरी के लॉ बताता है कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? या तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो यहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से ही अपन क्या करते हैं? कम टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पर अपन क्या करते हैं? सोडा वाटर की वो जो बोतल होते हैं ना, उनको क्या करते हैं बेटा? सील पैक करते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर सेशन। क्या कारण है कि जलीय जीव अधिक आरामदायक महसूस करते हैं सर्दियों में? क्या रीजन है बताओ बेटा। सर्दियों में क्या होता है बेटा? सर्दियों में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर क्या होता है? कम। जब टेम्परेचर कम होगा तो जल के वाटर के अंदर O2 गैस होगी ना, उसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। जब O2 गैस ज्यादा होगी तो जीना आसान होगा, क्योंकि अपन के लिए ऑक्सीजन गैस कितनी आवश्यकता है जीने के लिए? बहुत ही आवश्यक है। जब टेम्परेचर कम होगा, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और O2 गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा बढ़ जाती है। अब देखो कौन सा ऑप्शन होगा? बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इंक्रीजिंग एट लो टेम्परेचर। गलत। ताप कम होने से, हाँ, ताप कम होने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। सही ऑप्शन है ये वाला, राइट है भाई। बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस डिक्रीज एट लो टेम्परेचर। नहीं नहीं, लो टेम्परेचर पर तो O2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, और बाकी तो एक सही हुआ, तो फिर गलत ही है सब। समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, अपन ने डिस्कस कर लिए। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।